जिसमें हम सबसे पहले स्टैटिक और स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी वगैरह डिटर्मिनेसीज जो होती हैं उनको सब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जिसके लिए हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक स्ट्रक्चर में 2D स्ट्रक्चर होगा तो उसमें 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। अगर एक्स वाई प्लेन को हम कंसिडर करें तो उसके लिए आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का सम 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 और मोमेंट अबाउट जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये 3 इक्वेशंस होंगी, इसलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2D में कितनी हो गई, 3 हो गई, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 3D स्पेस फ्रेम में इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 होती हैं। 6 कौन सी होती हैं? 6 होगी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ y is equals to 0, sigma f z is equals to 0 और sigma m x y is equals to 0, x y प्लेन में m x z is equals to 0, sigma m z y is equals to 0। इस तरीके से इन प्लेन्स में जो मोमेंट होंगी उनका सम भी 0 हो जाएगा। तो ये कितनी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस होगी, 6 होगी। ठीक है, 3D के लिए 6 होगी, 2D के लिए 3 होगी, ये हमें याद रखना है। इसके बाद आती है इनडिटर्मिनेसीज। इनडिटर्मिनेसी दो टाइप की होगी, एक होगी स्टैटिक और दूसरी होगी काइनेमेटिक। सबसे पहले तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी में भी दो टाइप्स होंगी, एक होगी एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, एक होगी इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, अब जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो उसको हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। डिग्री ऑफ रिडंडेंसी बोल सकते हैं क्योंकि ये डील करती है विद द अननोन फोर्सेस, जिसको हम रिडंडेंट फोर्सेस भी बोल सकते हैं। अब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो है वो क्या है, अगर हम एकदम शॉर्ट में समझे तो अभी अभी आपने देखी थी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो है उससे मतलब उससे जितनी इक्वेशंस, उन इक्वेशंस की हेल्प से हम जो अननोन फोर्सेस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो जितनी एक्स्ट्रा अननोन फोर्सेस होंगी जो कि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से नहीं फाइंड आउट कर सकते, मतलब उससे ज्यादा जितनी फोर्सेस होंगी तो उसको हम अननोन फोर्सेस बोलेंगे या फिर रिडंडेंट फोर्सेस बोलेंगे, और वही हो जाएगी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है उसमें सबसे पहले आती है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूलाज होते हैं, बीम्स के लिए हो जाएगा आर माइनस एस, आर यानी कि नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस और एस हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, ये आ जाएगा बीम के लिए। ट्रसेस के लिए आ जाएगा r-3, फ्रेम्स के लिए r-3। ठीक है, इस तरीके से। और ये 2D के लिए, और 3D जब हो जाएगा तो इसी की जगह आ जाएगा r-6, है ना। ये जैसा कि आपने देखा है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 हो सकती हैं 2D के लिए और 3D के लिए 6 होती हैं। ठीक है, अब जो स्टैटिक एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर ये 0 से ग्रेटर आएगी तो एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। अब हम एग्जांपल की हेल्प से इसे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें जो समझनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि हमारे पास कौन से सपोर्ट्स होंगे और उसमें कितनी रिएक्शंस आएंगी। ये एक कौन सा सपोर्ट है, ये एक फिक्स सपोर्ट है, ये आप लोगों को पता है कि ये फिक्स सपोर्ट है, और इसमें कितनी रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस होती हैं। इसका मतलब क्या है, 3 रिएक्शंस का मतलब ये है कि ये जो फिक्स सपोर्ट है, ये अगर इसमें कोई वर्टिकल लोड आता है, सपोज ये कोई बीम है, ये पूरी कोई बीम है, ठीक है, ये कोई बीम है और इसमें अगर वर्टिकल लोड आएगा तो ये वर्टिकल लोड को रेसिस्ट करेगा, उसके लिए उसके ऑपोजिट रिएक्शन आएगी इसमें। ठीक है, वो वाली रिएक्शन हो जाएगी। अगर कोई इंक्लाइंड लोड या फिर इसमें हॉरिजॉन्टल लोड आएगा, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लोड को भी रेजिस्ट करेगा, उसमें उसके ऑपोजिट रिएक्शन आएगी। ठीक है, अगर इसमें इसको रोटेट करने की कोशिश करी जाती है तो इसमें जो है मोमेंट भी डेवलप होगी। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो रिएक्शंस आएंगी वो 3 आएगी, मतलब 3 तरीके से ये रेजिस्ट करेगा लोड को। ठीक है, ये आएगी फिक्स बीम, फिक्स सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट जो है वो उसकी 2 रिएक्शंस होती है, मतलब ये क्या करता है, अगर वर्टिकल लोड आएगा उससे भी रेजिस्ट कर सकता है और जो हॉरिजॉन्टल लोड होगा उसको भी रेजिस्ट कर सकता है। इसकी 2 रिएक्शंस होती हैं, मोमेंट को ये रेजिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब कि किसी रोटेशन को ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद आती है हिंज के बाद हमारे पास आती है रोलर सपोर्ट।
ठीक है, ये दोनों रोलर सपोर्ट के ही साइंस है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। रोलर सपोर्ट जो है इसकी सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है, मतलब ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड जो होगा उसको रेजिस्ट कर सकता है। रोलर सपोर्ट सिर्फ वर्टिकल लोड, मतलब अगर आप इसको लगाओगे तो एक हिसाब से आप कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जो लोड आएगा उसी को रेजिस्ट कर सकता है। अगर ये इस तरीके से लगा होगा तो ये वर्टिकल को रेजिस्ट करेगा। अगर सपोज ये कोई ऐसी बीम है जिसमें इस तरीके से लगा, ठीक है, अगर ये किसी बीम में इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल लोड को रेजिस्ट कर देगा, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल लोड आएगा उसको रेजिस्ट करेगा, अपने अपने परपेंडिकुलर जो इसका लोड आएगा उसको वो रेजिस्ट कर देगा, रोलर सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमें ज्यादातर भूल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर यही तीन देखते हैं तो हमारे दिमाग से ये निकल जाती है। ये क्या है, ये एक डबल रोलर है, ठीक है, डबल रोलर, रोलर, ठीक है। एक तो हम इसको डबल रोलर बोल सकते हैं, इसको हम गाइडेड रोलर भी बोल सकते हैं, गाइडेड रोलर, ठीक है। अब ये क्या क्या रेसिस्ट कर सकता है, ये एक तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई भी लोड आएगा उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब कि इसके ऊपर जैसे ये हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लोड के परपेंडिकुलर इस टाइम पे ये है ना, ये हॉरिजॉन्टल लोड को रेजिस्ट करेगा। अगर इस तरीके से इसको बनाया जाए, मतलब कि इस तरीके से है, ठीक है, तो ये फिर वर्टिकल लोड को रेजिस्ट करेगा, इस तरीके से ये लोड रेजिस्ट करेगा एक, और दूसरा ये मोमेंट भी आएगी, इस दूसरा ये क्या करेगा, मोमेंट जो होगी, ठीक है, मोमेंट एक अप्लाई हो जाएगी इसकी वजह से, मतलब कि ये रोटेशन को भी रेजिस्ट करेगा, रोटेशन को रेजिस्ट करने के लिए एक जो है मोमेंट भी आएगी इसमें, इस तरीके से दोनों में होगा। तो ये इसमें कितनी आ जाएगी रिएक्शंस, इसकी कितनी आएंगी, इसकी रिएक्शंस आएंगी दो, ठीक है। तो अभी हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमने क्या फॉर्मूला देखा था, डी के यानी कि डीएस यानी कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जो एक्सटर्नल डीएसई, ठीक है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमने देख लिया, और इसका फॉर्मूला अब जो है वो हमने देखा है, आर माइनस एस होता है बीम के लिए, आर माइनस एस, या फिर बाकी सब चीजों के लिए आ जाएगा डी एस ई इज इक्वल टू आर माइनस 3 या फिर आर माइनस 6, ठीक है। तो अगर हम बीम्स को देखें, अब यहाँ पे इस वाली सबसे पहली वाली जो बीम है इसमें हमें कोई भी हमें इस बीम में क्या नहीं दिख रहा है, इसमें कोई लोड नहीं दिख रहा है। अगर इसमें कोई लोड नहीं दिख रहा है तो हम इसको इंक्लाइंड लोड मान के चलेंगे। इंक्लाइंड लोड यानी कि यहाँ पे ये थीटा एंगल है और इस तरीके से लोड लग रहा है, मतलब इसकी दो रिएक्शंस आएंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस को ये रेजिस्ट करेंगे, दो सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो हमारे पास हिंज होती है, हमने देख लिया कि इसकी दो रिएक्शंस होती है, मतलब ये दो तरीके से इसको रेजिस्ट कर सकता है इस लोड को। और हमारे पास जो रोलर सपोर्ट होता है इसकी सिर्फ एक जो है रिएक्शंस होती है, मतलब एक रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ये 2 और ये 1। तो मतलब कि हमारे पास जो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ गई वो R माइनस एस होती है, तो आ जाएगी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ये 2D है इसलिए यहाँ पे आ जाएगी 3, नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे पास है 2 + 1 3 माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ गई 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसकी आ गई, ये फर्स्ट वाले के लिए है, ठीक है। और अगर हम सेकेंड वाली बीम को देखें, सेकेंड बीम में क्या है, सेकेंड बीम में हमें ध्यान रखना है, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, ठीक है, पहली वाली बीम के लिए, ठीक है। अब सेकेंड वाली जो बीम है यहाँ पे इसमें एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितनी आएगी, ये आ जाएगी R माइनस एस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई लोड नहीं था तो हमने इंक्लाइन लोड मान लिया और इसका एंगल थीटा ले लिया, और जिसकी वजह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लोड आ गए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर वर्टिकल लोड लगा है, और फिक्स बीम का हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और जो एंगल है उसको भी रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वर्टिकल लोड लगा है तो ये वर्टिकल लोड को रेजिस्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ से अगर एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगी ये लोड की वजह से, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगी, तो उसको भी ये पूरी तरह से रेजिस्ट करेगी दोनों साइड से बीम, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड फिक्स बीम है, फिक्स
फिक्स सपोर्ट है, तो ये उसे भी रेजिस्ट करेगी, कोई एंगुलर डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगी, यहाँ पे एंगल एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से दो, एक तो ये चीज हो जाएगी कि यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक मोमेंट आएगी दोनों साइड। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल लोड है ही नहीं तो ये हॉरिजॉन्टल लोड कौन सा होगा, किसको रेजिस्ट करेगी? अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है तो ये रेजिस्ट भी कुछ नहीं करेगी, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, इस वाली बीम में आपको ध्यान रखना है कि दो रिएक्शंस आएंगी, मतलब टोटल रिएक्शंस कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है। ये फिक्स बीम है, फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट जो है वो रेजिस्ट कर सकता है, ये वाले दोनों सपोर्ट्स जो है, ये फिक्स बीम है और फिक्स सपोर्ट दोनों इसमें लगे हुए हैं, तो ये फिक्स सपोर्ट जो है वो वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल जो लोड है उसको भी रेजिस्ट कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन आती है। बट अगर है ही नहीं तो ये रेजिस्ट किसे करेगा? इसलिए यहाँ पे दो आ जाएंगी रिएक्शंस। और अब इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी होगी? इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती है? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 है ना, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ जेड इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा एम जेड, ठीक है, मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ जेड डायरेक्शन के, मतलब जेड की रिस्पेक्ट में जो मोमेंट होगी वो भी 0 होती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर वर्टिकल जो है, हॉरिजॉन्टल जो है वो ना इसमें हॉरिजॉन्टल जो है लोड भी नहीं आ रहा है, ना ही ये हॉरिजॉन्टल में रेजिस्ट कर रही है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल को हम लेके ही नहीं चलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आएगी नहीं इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी दो आ जाएंगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इस बीम के लिए आ जाएगी 2। ठीक है, अब इसके बाद है ट्रसेस। अब यहाँ पे एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी R-3, ये प्लेन के लिए सिंपली। ठीक है, प्लेन है तो इसका R-3 आएगा। अगर स्पेस होता तो यहाँ पे स्पेस में ट्रस होता तो R-6 आता है ना, फ्रेम्स के लिए भी R-6 होता है अगर स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R कितनी है रिएक्शंस, ये आ जाएगी सिंपली 2 2 2, मतलब ये दोनों हिंजेस हैं तीनों, तो यहाँ पे आ गए 6-3 यानी कि 3। अब जो फ्रेम है यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा DSE यानी कि एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी R-3 हो जाएगी। ये हो जाएगी 6 माइनस 3 नहीं, यहाँ पे ये आ जाएगी 3, इसके लिए ये फिक्स सपोर्ट है इसके लिए 3, और ये कौन सा सपोर्ट है? ये हिंज सपोर्ट है, इसके लिए 2। और ये क्या है? ये रोलर नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये रोलर नहीं है, ये गाइडेड रोलर है। ठीक है, गाइडेड रोलर या फिर डबल रोलर इसको हम बोल सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? एक तो एक रिएक्शन आती है और एक मोमेंट आती है, मतलब ये एंगुलर डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट कर सकता है, और एक जो इसके परपेंडिकुलर लोड होगा, अप्लाई हुआ होगा, उसको ये रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 आती है इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे दो रिएक्शंस आती हैं, तो ये आ जाएगी टोटल, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 2 + 2 4 और 3 कितना हुआ? 7, तो ये 7 रिएक्शंस आएंगे। 7 रिएक्शंस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होगी 4। अब आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, इन जो फ्रेम था, ट्रस था, बीम, इनमें सब में हम यहाँ पे एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के टाइम पे सिर्फ अंदर की किसी भी मेंबर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बाहर जो हमारे पास सपोर्ट जो थे, ठीक है, उन पे हम ध्यान दे रहे थे। अब तक हमने सिर्फ सपोर्ट्स को देखा और उसी के बेस पे एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकाली। ठीक है, ये सिर्फ सपोर्ट्स के लिए होती है। उसके बाद आती है इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, जो कि होती है जिसमें हमें मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मेंबर्स के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रही है उसके हिसाब से हमें देखना होता है। इसके बाद है इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, जो कि हमें इंटरनल फोर्सेस जो होंगी, एक्सटर्नल फोर्स, शियर फोर्स होगी, जैसे कि बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, एक मेंबर जो होगा, एक स्ट्रक्चर का जो मेंबर होगा उस पर कौन सी फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो बीम्स होती हैं, बीम्स के अंदर जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, इस तरीके से होती हैं। तो बीम के अंदर क्या क्या आ सकती है? एक मेंबर में शियर फोर्स आ सकती है, एक्सियल फोर्स आ सकती है, ठीक है, या फिर आ सकती है बेंडिंग मोमेंट। ट्रसेस में आ सकती है, ट्रसेस में आएगी सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स।
ठीक है, आपको याद रखना है ट्रसेस के एक मेंबर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स आएगी। जैसे कि हमने ये वाली जो डायग्राम देखी है, ये एक ट्रस है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक ट्रस में इस तरीके से लोड लगाओ। ट्रस में कभी भी इस तरीके से लोड नहीं लगता है, ठीक है। ट्रस में सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे लोड लग सकता है, ठीक है। कभी भी एक जो मेंबर है उसके ऊपर लोड नहीं डायरेक्टली लगा होगा, जॉइंट पे लोड लगा होगा। अगर मेंबर पे लोड लग जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट वगैरह आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक ट्रस की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ट्रसेस पे सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स लगेगी, और फ्रेम्स जो है, फ्रेम्स में लगेगी एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये तीनों, ठीक है। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि ट्रसेस के लिए स्पेशली कि एक्सियल फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ लगेगी ट्रसेस पे, ट्रसेस के मेंबर्स पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूलाज जो है, ठीक है। इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के लिए बीम्स जो होती हैं, बीम्स के लिए इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 होती है, ठीक है। और जो ट्रेसेस होती हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है m-2j-3। अब यहाँ पे देख लो आप, मेंबर्स और जॉइंट्स दोनों को हमने यहाँ पे देखना है, जबकि हम एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस वगैरह है उनसे रिलेट करके हम उसे सॉल्व कर रहे थे, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ट्रस अगर 3D होगा तो उसमें आ जाएगा m-3j-6, ठीक है। और उसके बाद फ्रेम्स के लिए है 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ रिजिड क्लोज लूप, ठीक है। अभी ये मैं बताती हूँ आपको, अब हम न्यूमेरिकल्स ये वाले देखते हैं, उसके हिसाब से करते हैं। बीम्स के लिए सिंपली क्या है, मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 हो जाएगी, दोनों बीम्स के लिए 0 हो गई, ठीक है। अब जो ट्रसेस है, ट्रसेस में क्या आएगी, ये फॉर्मूला है हमारे पास 2D के लिए, हमने अभी अभी देखा है m-2j-3, ठीक है। और अगर 3D होता है तो यहीं पे m-3j-6, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा फॉर्मूला 3D के लिए। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसमें था 2D ट्रस, तो m-2j-3 ये फॉर्मूला है, ठीक है। m यानी कि यहाँ पे मेंबर्स है, m मेंबर्स कितने हैं इस वाले में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 मेंबर्स है इस ट्रस्ट में, तो 7 हो गए, माइनस 2j यानी कि जॉइंट्स कितने हैं, एक ये वाला जॉइंट हो गया, एक ये हो गया, 2 3 यहाँ पे, ये 4 और ये 5 जॉइंट्स हो जाएंगे। 2 इंटू 5 माइनस 3, 2 5 10 हो गया, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसकी इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 आ गई, ठीक है। अब ये ट्रेसेस के लिए भी हो गया। उसके बाद आता है फ्रेम्स। फ्रेम्स की जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3 into number of cuts required to open a rigid closed loop। अब रिजिड क्लोज्ड लूप जो होगी, ठीक है, वो कौन सी लूप होगी, जिसमें ऑल द जॉइंट्स ऑफ लूप जो होंगे, सारे के सारे जॉइंट्स जो होंगे वो रिजिड होंगे, हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब इसमें एंगल चेंज हो सकता है, इनके आपस में जो जॉइंट होगा इसके बीच में एंगल चेंज हो सकता है, लेकिन जो रिजिड जॉइंट होगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा कि इनके बीच में कोई भी एंगुलर चेंज नहीं होगा। अगर इसमें ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल है तो वो 90 ही रहेगा, और ना ही ये जो मतलब इस तरीके से रिजिड होगा कि ये एक ही जगह पे है और इसमें बीच में बिल्कुल भी एंगुलर मूवमेंट जो होगी वो नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा रिजिड जॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। अब रिजिड जॉइंट जो है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको इस पे कट्स लगाने हैं कि हर एक जॉइंट जो है वो रिजिड जॉइंट हो, और जो कट्स होंगे, ठीक है, उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इसका 3C फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अगर इसको और आपको आसान करके समझना है तो हम लिख सकते हैं 3C माइनस आर डैश। अब आर डैश या फिर इसको हम आर बोल सकते हैं, जो कि हो जाएगा रिएक्शन रिलीज। 3C मतलब आपको जहां पे भी क्लोज लूप दिखेगी ना तो आपको उसको सी ले लेना, क्लोज लूप देख लिया आपने और उसको आपने सी ले लिया, और आर डैश जो है वो है रिएक्शन रिलीज, वो भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक। अब रिएक्शन रिलीज जानने के लिए आपको सबसे पहले इंटरनल जॉइंट्स के बारे में जानना होगा। इंटरनल जॉइंट्स क्या होती हैं, जैसे हमने सपोर्ट्स लगाए हुए थे पहले, मेंबर्स जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे उसके नीचे ऐसे इस तरीके से फिक्स सपोर्ट लगाया था, कोई हमने हिंज सपोर्ट लगाई हुई थी, ठीक है, इस तरीके से हमने लगाए हुए थे ना।
अब क्या होगा, एक मेंबर जो है इस तरीके से ये जॉइंट है, सपोज ये इस तरीके से कोई फ्रेम है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मेंबर्स के साथ जो है वो बीच में कोई जॉइंट आ जाएगा, इस तरीके से जॉइंट्स होंगे, इंटरनल जॉइंट, सपोज इस तरीके से हिंज हो गया या कुछ और आ जाता है, वो वाले इंटरनल जॉइंट्स की वजह से क्या होगा वो अब हम समझते हैं, ठीक है। अब आएगा, सबसे पहले आता है इंटरनल जॉइंट में आता है सबसे पहला हिंज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स में दिखेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, इंटरनल हिंज की वजह से बेंडिंग मोमेंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरा जो एंगल्स है, ठीक है, अब जैसे ये वाला, हम इंटरनल हिंज का सिंबल आपको पता ही होगा, ये इस तरीके से दो मेंबर्स के बीच में दो जो सर्कल्स है आपको दिखेगा इस तरीके से, उसको हम बोल देते हैं इंटरनल हिंज। अब जैसे ये दो मेंबर्स थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो इस तरीके से था, मतलब अगर यहाँ से कुछ लोड वगैरह लग रहा था तो ये जो एंगल था मतलब वो हमेशा फिक्स रह रहा था, कि ये इस तरीके से, इसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये अगर यहाँ से जो ये पूरा शिफ्ट भी होता है, इस तरीके से कुछ होता है, मेंबर जो है टिल्ट वगैरह होता है, तो भी इनके बीच का एंगल फिक्स रह रहा था, ठीक है। अब इस बार ये नहीं होगा, अगर इंटरनल हिंज आ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, ये एंगल जो होगा थीटा 1 जो है वो थीटा 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये जो मेंबर है, ये अगर इस तरीके से कुछ लोड लगाया जाता है तो ये मेंबर अलग से जाएगा, और ये वाला मेंबर जो है वो अपने हिसाब से एंगल जो है वो चेंज करेगा, ये नहीं कि यहाँ पे इनके बीच में आपस में एंगल सेम रहेगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, इंटरनल हिंज में ये होता है। लेकिन आपको मेन याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाती है इंटरनल हिंज में, ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल जो है, एक एडिशनल हमें इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक मेंबर जो है, जैसे हमारे पास एक मेंबर था, सपोज एक मेंबर था इस तरीके से कोई, वो क्या कर रहा था, पहले वो एक्सियल फोर्स भी रेजिस्ट कर रहा था, शियर फोर्स भी रेजिस्ट कर रहा था, बेंडिंग मोमेंट भी रेजिस्ट कर रहा था। जैसे अगर हमने देखा था एक फिक्स जॉइंट जो था, ठीक है, एक फिक्स जॉइंट था, वो इस तरीके से इन तीनों चीजों को रेजिस्ट करता था, मतलब कि अगर वर्टिकल फोर्स आती थी तो वर्टिकल फोर्स के अगेंस्ट रिएक्शन लगाता था, हॉरिजॉन्टल आती थी तो हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट, एंगुलर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट भी लगाता था। इस तरीके से एक मेंबर भी इन तीनों को रेजिस्ट कर रहा होता है। बट अगर इस मेंबर में यहाँ पे अगर हम एक लगा देते हैं इंटरनल हिंज, उससे क्या होगा, ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ये जो है इसको हम इस तरीके से उठा के ऐसे पकड़ के ऐसे लेके आएंगे, अगर सपोज, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम चाहे तो ऊपर ऐसे इस तरीके से भी कर देंगे, तो ये जो दो मेंबर्स है ना, इनके बीच का इस तरीके से एंगल चेंज होता रहेगा, जैसे ये है स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल कुछ और हो गया इनके बीच में, फिर यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है उसको वो रेजिस्ट नहीं करेगा, सिंपली आपको इतना याद रखना है। और इंटरनल फोर्सेस क्या क्या बच गई, दो बच गई, मतलब कि दो, एक रिएक्शन रिलीज कर दी, बेंडिंग मोमेंट जो है वो अब वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है, एक रिएक्शन रिलीज होगी, पहले तीन रिएक्शंस जो थी हमारे पास आ रही थी वो तीन तरीके से रेजिस्ट कर रहा था मेंबर, अब वो इस एक इंटरनल जॉइंट की वजह से एक जो है रिएक्शन रिलीज कर देगा, मतलब ऐसा तरीका आ गया जिससे वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा बेंडिंग मोमेंट को, ठीक है। अब इंटरनल स्लाइडर जो होगा, इसमें रिएक्शन रिलीज 1 होती है, शियर फोर्स इसमें जो होती है वो 0 होती है। इंटरनल स्लाइडर में शियर फोर्स 0 हो जाएगी, तो इंटरनल फोर्सेस कौन सी बची, एक्सियल फोर्स बच गई, बेंडिंग मोमेंट बच गई, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। इसमें रिएक्शन रिलीज क्या होती है, ये याद रख लेना कि कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज होती है, जैसे इसमें 1 होगी, इसमें भी 1 होगी, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। या फिर आप याद रख लेना कि एग्जैक्टली क्या है, जैसे कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ गई, शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू इंटरनल स्लाइडर में 0 होगी, इंटरनल स्लाइडर का ये सिंबल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसको डबल रोलर के साथ, ठीक है। डबल रोलर नहीं, गाइडेड रोलर के साथ कंफ्यूज नहीं होना, जैसा हमने इस तरीके का पहले देखा था ना, गाइडेड रोलर, ठीक है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्सटर्नल सपोर्ट है, ये इंटरनल जो है हमारे पास जॉइंट है, ठीक है।
तो ये जो है इसके बाद है डबल रोलर हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सियल फोर्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, रिएक्शन रिलीज 1 हो जाएगी, ठीक है। इंटरनल रोलर में रिएक्शन रिलीज 2 हो जाएगी, ठीक है। एक्सियल फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है। इंटरनल रोलर कैसे होगा, ये इस तरीके का कुछ दिखेगा। इसको यहाँ पे टायर लगे हुए हैं, इस तरीके से आप सोच के चल सकते हो। तो ये यहाँ से ऐसे मूव कर सकता है इसके ऊपर, है ना। तो इस तरीके से एक्सियल फोर्स 0 हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगी, मतलब दोनों को ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है लिंक। इस तरीके से कुछ लिंक होता है जो कि मतलब यहाँ पे दो हिंजेस के बीच में इस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें शेयर फोर्स 0 होगी, बेंडिंग मोमेंट 0 होगी, रिएक्शन रिलीज 2 होगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अभी अगर इस फॉर्मूलाज के हिसाब से देखा जाए, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के हिसाब से, आपको ये रिएक्शन रिलीज याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज में यूज करना है, ठीक है। तभी आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाओगे। अब एक चीज मैं बताना यहाँ पे मेरे को ध्यान नहीं रहा पहले, फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट जो है ना, जैसे हमने देखा था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होंगी, फिक्स सपोर्ट जो है वो कितनी रेजिस्ट रिएक्शंस आती है, इसमें 3 आती है ना रिएक्शन। मतलब कि ये 3 तरीके से रेजिस्ट कर रहा था। यहाँ पे जो हिंज है वो 2 तरीके से रेजिस्ट कर पा रही थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो रिएक्शन आ रही थी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट जो है अगर स्पेस में होगा, ये 2D के लिए था, अगर 3D के लिए होगा तो फिक्स सपोर्ट में 6 रिएक्शंस आएंगी, ठीक है, और हिंज सपोर्ट में 3 रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जैसे ये एक हमारे पास फ्रेम है, हमने लिखा था 3C माइनस आर डैश या फिर आर आर फॉर्मूला, ठीक है। तो मतलब 3C कितने कट्स चाहिए इन क्लोज लूप को, क्लोज लूप्स आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पे 4 क्लोज लूप्स दिख रही है, ठीक है। एक यहाँ पे कट करेंगे तो ये क्लोज लूप ओपन होगी। पहले तो हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये वाली क्लोज लूप अगर हमने पहले कट लगाया तो ये ओपन होगी एक, फिर यहाँ से हम लगाएंगे दूसरी ओपन होगी, ठीक है। फिर ये वाली जो है इसको आप क्लोज लूप मान के चलोगे तो यहाँ से ये एक कट लगाया, फिर ये भी ओपन हो गई, फिर ये इस तरीके से चार क्लोज लूप दिख रही है आपको। 3 × 4 माइनस रिएक्शन रिलीज, यहाँ पे इंटरनल कोई जॉइंट नहीं दिख रहा है तो वो 0 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बट आपको मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे अगर कोई ऐसे इंटरनल जॉइंट सपोज हमने हिंज लगा दी, ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। DSI मतलब इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो जाएगी, 3C माइनस आर डैश, रिएक्शन रिलीज कितनी लूप्स चाहिए अभी कट करने के लिए, कितनी लूप्स, ठीक है। यहाँ पे पहले ये कट लगाया, 2 कट लगाए, 3 कट लगाए, इस तरीके से 4 कट्स लगाने हैं इस बार भी, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे ये C तो सेम ही रहेगा 4, रिएक्शन रिलीज कितनी आ जाएगी, हिंज है ना, हिंज के लिए हमने क्या देखा था, हिंज के लिए हमने देखा था यहाँ पे रिएक्शन रिलीज 1 होती है ना, ये हमने देखा था। बट अगर हमारे पास हिंज जो है वो हमारे पास ज्यादा हिंज लगी हुई है और एक हिंज जो है अगर ऐसे इस तरीके से 2 मेंबर्स से कनेक्टेड है ना, तो रिएक्शन रिलीज 1 हो जाएगी। पर अगर ये 3 मेंबर से कनेक्टेड होगी या 4 मेंबर से कनेक्टेड होगी तो हमने क्या करना है, इसका हमने सिंपली इस तरीके से करना है m-1, ठीक है। m डैश लिख देती हूँ मैं, m हम मेंबर्स काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, जो मेंबर्स हिंज से कनेक्टेड होंगे -1, और सिग्मा अगर एक से ज्यादा हिंज किसी मेंबर में होती है, अगर किसी स्ट्रक्चर में होती है तो सिग्मा लगा देंगे, मतलब सारी हिंजेस के लिए हमने कैलकुलेट कर लेना। अब सपोज मैं यहाँ पे एक और हिंज लगा देती हूँ ताकि हम ये चीज भी समझ लें। सिग्मा m -1 था ना, m डैश -1, ये यहाँ पे ब्रैकेट, इसमें माइनस करनी है हमने रिएक्शन रिलीज, तो ये वाली पहले हिंज देखें तो यहाँ पे 4 मेंबर्स के साथ ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 पहली वाली के लिए, और दूसरी वाली में यहाँ पे 2 मेंबर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 -1, ठीक है। सिग्मा था इसलिए हमने दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, अगर 3 लगा दी होती हिंज तो एक और बार प्लस करके हमने ऐसे करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच गया 3 और यहाँ पे ये बच गया 1, ठीक है। तो इसको हमने प्लस करा, ये 4 आ गया, 3 × 4 यानी कि 12 - 4, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। अब हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, हमने इन दोनों को सिंपली सम कर देना है तो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास बीम का फॉर्मूला था, हमारे पास था R - S,
ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आपको शुरू में ही बता देती तो आप कंफ्यूज हो जाते। आरआर क्या है, ये रिएक्शन रिलीज। ठीक है, अगर आपके पास सपोज जैसे हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स करे हैं ये वाले दोनों बीम से रिलेटेड, सपोज यहाँ पे कोई इंटरनल हिंज आ जाती है, कुछ इस तरीके से इंटरनल जॉइंट आ जाता, तो यहाँ पे आप क्या करते, ये जो एस है इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, इसमें हम ऐड कर देते रिएक्शन रिलीज। ठीक है, आर माइनस एस प्लस आर आर, इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, ये आएगी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के लिए, बीम्स के लिए। और जो ट्रसेस है, ट्रसेस के लिए हमने जैसे फॉर्मूला देखा था आर माइनस थ्री एम माइनस टू जे प्लस थ्री। ठीक है, इन दोनों का हमने सम कर देना है, और इसी तरीके से 3D में भी यही कर देना है। तो हमें ट्रसेस और बीम्स के फॉर्मूलास दोनों मिल गए, दोनों को सिंपली हमने सम कर देना है और हमें ये मिल जाएगी जो है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अगर हम फ्रेम्स में देखें, फ्रेम्स में जैसे हम दोनों के लिए सेपरेटली निकाल रहे थे, फ्रेम्स में हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी डायरेक्टली हम निकाल लें। इसमें क्या करना है, 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर। ठीक है, अब हमें रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर बनाना है। कैंटिलीवर बनाने के लिए हम फोर्सेस इसमें से माइनस करेंगे टू मेक ऑल जॉइंट्स फिक्स्ड। एक तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें से जो 3 इंटू कट्स करके माइनस कर देंगे फोर्सेस, कोई ऐसी फोर्सेस टू मेक ऑल द जॉइंट्स फिक्स्ड। ठीक है, हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी। इसके साथ साथ आपको एक और फॉर्मूला ये दोनों याद रखने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इसमें हमें निकालनी है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए। मेंबर 15 है, रिएक्शन कंपोनेंट 3 है, जॉइंट्स 14 है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला सिंपली लगा देना है 3m प्लस आर माइनस 3j। ठीक है, ये हो जाएगा 3m यानी कि 3 टाइम्स 15 मेंबर्स है ना, यहीं पे दिए हुए हैं डायरेक्टली, प्लस आर रिएक्शन कंपोनेंट 3 माइनस 3 टाइम्स 14। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स 15 माइनस 3 टाइम्स 14 यानी कि 3 बच गया, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। इस तरीके से 6 वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास, किसकी, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। इसमें काइनेमेटिक स्टैटिक इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की है, ये दोनों का सम जो है वो वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्टली। अब ये वाली अगर हम देखें, यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, तो हमने अगर इसमें स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है, यहाँ पे अभी अभी हमने देखा था, अगर हमने एक साथ निकालनी है फ्रेम के लिए, 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स टू रिक्वायर्ड टू फॉर्म रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर, उसके लिए हम लगाएंगे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला, यानी कि 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर। तो यहाँ पे ये अगर हम यहाँ कट कर दें और यहाँ ये 4 कट लगाए, क्यों मैंने 4 कट लगाए, इस बार हमने लूप नहीं देखनी, हमने देखनी है कि रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर की तरह इसको बनाने के लिए कितने कट्स की जरूरत है। अगर इस डायग्राम को मैं प्रॉपरली बनाऊं तो जब हम कट लगाएंगे तो इस तरीके से ये कुछ मेंबर्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये इस तरीके से मेंबर हो गए, ये कुछ नहीं है इधर। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेंबर्स हो गए और ये सारे के सारे अब कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे मेंबर्स जो है कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कितने कट्स लगाए हमने, कैंटिलीवर्स काउंट नहीं करने आपको कि हमने कितने कैंटिलीवर बनाए, आपको देखना है कि कितने कट लगाए कि सारे मेंबर्स जो हैं वो एक कैंटिलीवर की तरह जो है रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर की तरह, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म रिजिड स्टेबल कैंटिलीवर कितने बना सकते हैं हम, मतलब कितने कट्स से हम बना सकते हैं, मतलब कि ये आ गए 4 कट्स लगाए हैं, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू सिंपली 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आती है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल सकते हैं, जो कि होगा टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हो सकती है, रोटेशनल या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो गई थीटा, लीनियर हो गई मतलब कि एक्स और वाई डायरेक्शन में डेल्टा। ठीक है, 2 टाइप की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी डेल्टा एक्स हो सकती है एक्स डायरेक्शन में, और डेल्टा वाई हो सकती है वाई डायरेक्शन में। थीटा हो जाएगी एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड प्लेन में, इस तरीके से। तो अगर हम एक 2D रिजिड जॉइंट देखेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3 हो जाएगी, और क्या क्या होगी, डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई कॉमा थीटा एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 3D अगर रिजिड जॉइंट होगा तो 6 हो जाएंगी एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई में थीटा
और वाई जेड में थीटा की और जेड एक्स में थीटा, मतलब कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होगी या फिर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको, और ये हो जाएगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तीन होगी लीनियर, दो और तीन होगी एंगुलर। तो 3D रिजिड जॉइंट के लिए होगी 6, ट्रस जॉइंट्स के लिए होती हैं सिर्फ और सिर्फ 2, दोनों की दोनों लीनियर। ठीक है, 2D अगर ट्रस होगा तो 2 हो जाएंगी और दोनों की दोनों लीनियर हो जाएंगी, और अगर 3D ट्रस होगा तो तीनों की तीनों लीनियर हो जाएंगी और 3 ही होंगी। ठीक है, 3 होंगी 3D ट्रस जॉइंट के लिए, और हो जाएगी डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई कॉमा डेल्टा जेड, और ये दोनों पहली वाली दोनों हो जाएंगी ट्रस जॉइंट जो है वो 2D होगा अगर हम एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इतनी नंबर ऑफ फ्रीडम्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, यानी कि डी के जो है हमारे पास जो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है जो वो हो सकती है। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के फॉर्मूलाज है। ट्रसेस के लिए हो जाएगा, अगर 2D में है तो 2J माइनस आर, और 3D में है तो 3J माइनस आर। सिंपली ये फॉर्मूला ट्रसेस के लिए होगा। फ्रेम्स के लिए हो जाएगा 3J माइनस आर, हमें पता है एम यानी कि मेंबर्स। अब मेंबर्स क्यों माइनस कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ। आर आर अब हमें पता चल चुका है ये है रिएक्शन रिलीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर मेंबर्स जो है वो माइनस ना करें या रिएक्शन रिलीज हो ही ना, क्वेश्चन में कोई इंटरनल जॉइंट ही नहीं है, तो हम सिंपली इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 3J माइनस आर। अब हम इस स्ट्रक्चर्स की काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बीम है। ठीक है, बीम के लिए हमने डायरेक्टली फ्रेम वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, 3J माइनस आर माइनस एम प्लस आर आर। ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं 3J माइनस आर आर, क्योंकि आर आर जो रिएक्शन रिलीज है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 3J माइनस आर लिखेंगे जब हम 3J यानी कि 3 टाइम्स जॉइंट, जॉइंट कितने हैं 3 जॉइंट्स है। ठीक है, आर आर यानी कि रिएक्शन रिलीज कितनी है यहाँ पे, आर यानी कि हमारे पास रिएक्शंस कितनी आएंगी यहाँ पे, इसमें 2 आ जाएंगी, इसमें 1 और 1, मतलब कि यहाँ पे 4 आ जाएगी। 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 5। अगर इसमें आपको इसी क्वेश्चन में दिया होता कि हमें इग्नोर करनी है एक्सियल डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर करो, अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में इग्नोर, इग्नोर। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया कि हमने क्वेश्चन में लिख दिया डायरेक्टली कि एक्सियल डिफॉर्मेशन इज इग्नोर्ड, तो हमने इसी फॉर्मूला को इस तरीके से अब लिख देना डी के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे हमने जो फॉर्मूला देखा था 3J माइनस आर माइनस एम प्लस आर आर, इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे 3J माइनस आर प्लस एम माइनस आर आर, यानी कि रिएक्शन रिलीज। अगर कोई इंटरनल जॉइंट है, यहाँ पे है नहीं है तो इसको हम जीरो ही डायरेक्टली लिखेंगे। 3 इंटू जॉइंट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 जॉइंट्स है, माइनस आर हमारे पास कितनी है रिएक्शंस 4, प्लस मेंबर्स कितने हैं हमारे पास 2 मेंबर्स है। मतलब इस केस में एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर करना है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो मतलब कि एक्सियल डिफॉर्मेशन डेल्टा एक्स जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है डिफॉर्मेशन नहीं होगी। सिंपली इसका ये मीनिंग है। तो यहाँ पे हमने ये मेंबर्स 2 है हमारे पास तो 2 लिख दिया, माइनस 0 इज इक्वल्स टू, अभी आ रहा था ये आ रहा था 3 इंटू 3 9 माइनस, यहाँ पे 4 कर रहे थे तो 5 आ रहा था, यहाँ पे अब हम माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये चीज देखनी है कि पहले केस में अगर हमें डायरेक्टली डायग्राम से देखना था कि जो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है वो कितनी है, तो जॉइंट्स की हम निकालते हैं ना काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, मतलब कि जॉइंट्स में क्या क्या फ्रीडम्स है। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि एक हिंज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन जो होगी वो पॉसिबल हो सकती है, मतलब एक एंगल जो होगा, एंगल मतलब जहां पे अगर फिक्स्ड जॉइंट होता, फिक्स्ड जॉइंट पे हमें पता है कि इस तरीके से होता है, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे, मतलब अगर हम इसको रोटेट करें तो एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है वो नहीं आती है, इसमें 0 होती है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है ना, और हिंज जो होगी उसमें कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगी। ठीक है,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे थीटा एक होगी सिर्फ, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तो ये रेजिस्ट कर देता है, तो वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रोलर देखें तो रोलर का हमें पता है कि एक तो एंगुलर भी होगी और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। देखो यहाँ पे ये रोलर है, तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल में अगर यहाँ पे इस तरीके से वो लगी होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो ये इस तरीके से मूव कर सकते थे यहाँ पे अगर हिंज नहीं होती। सपोज यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से सपोज हमारे पास कोई बीम है और उसमें दो रोलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, दो रोलर्स लगे हुए हैं और हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, तो बीम पता है ये वाली बीम क्या करेगी, ये पूरी की पूरी उठ के हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से मूव करने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर एक हिंज लगा दी होती है इस रोलर की जगह, तो ये बीम फिक्स रहती, मतलब एक ही जगह पे रहती। इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा एच या फिर ये पहले केस में डेल्टा एक्स आ जाना था। ठीक है, इसके साथ साथ तो ये 2 हो जानी थी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जानी थी। ठीक है, पहले केस में। अब दूसरे केस में उन्होंने बोल दिया एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर कर देना, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो हमारी डिफॉर्मेशन आ रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो आ रही है उसको हमने पूरी तरह से इग्नोर कर देना। मतलब ये कितनी आ रही थी, 2 और 2 ये 4 और एक 5, मतलब टोटल 5 आ रही थी ना। अब हमने एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर कर देना, डेल्टा एच को दोनों केसेस में इग्नोर कर दिया। कितनी आ गई, 1 2 3, 3 बच गई। और यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा था तो 3 आ रही थी, पहले केस में 5 आ रही थी, है ना। इस तरीके से हमने ये कर देनी है बीम्स को सॉल्व। ठीक है, बीम्स के न्यूमेरिकल्स को। अब ये जो ट्रसेस है, हम फ्रेम्स का फॉर्मूला हमने देख ही लिया, फ्रेम्स और बीम्स का फॉर्मूला सेम होता है, तो हम पहले फ्रेम्स का ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3J माइनस R प्लस M माइनस रिएक्शन रिलीज। ठीक है, यहाँ पे भी हम मान के चलते हैं इस वाले न्यूमेरिकल में भी कि एक्सियल डिफॉर्मेशन जो है वो इग्नोर करनी है। उसी के केस में हम यहाँ पे m डालेंगे इस फॉर्मूला में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि एक्सियल डिफॉर्मेशन को इग्नोर करना है या फिर इस तरीके से कुछ लिखा नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला में m यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते थे, तो यहाँ पे लिखने थे हमने 3J माइनस आर रिएक्शन रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों केसेस के लिए हम लिख देते हैं। पहले वाले के लिए आ जाएगा 3J जॉइंट्स कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 ये, और यहाँ पे 4 नहीं है, ये 2 और हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे टोटल 6 जॉइंट्स है। 3 इंटू 6 माइनस कितनी ये आ जाएगी, यहाँ पे हिंज जो है 2 रिएक्शंस, इसकी भी 2 रिएक्शंस, तो ये आ जाएगी 4 माइनस रिएक्शन रिलीज 0। और इस वाले में भी 3 इंटू 6 माइनस रिएक्शंस जो है वो 4 आ गई, प्लस मेंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये 0 रिएक्शन रिलीज। ठीक है, तो पहले वाले की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये दूसरे वाले की वैल्यू 3 6 18 माइनस 4 यानी कि 14 आ गई दूसरे वाले की। और पहले केस में यहाँ पे आ जाएगी 14 माइनस 6, है ना, मेंबर्स माइनस कर देंगे इसमें से डायरेक्टली हम। 14 माइनस 6 यानी कि ये आ जाएगी 8। ठीक है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी अगर ट्रसेस के लिए होगी तो सिंपली हो जाएगा 2J माइनस R, यानी कि 2 टाइम्स जॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स हो गए। ठीक है, और R रिएक्शंस हो जाएंगी, ये एक रोलर नहीं है, ये हिंज है। ठीक है, 2 1 और 1, ये कितनी आ जाएगी, 4। 2 6 12 माइनस 4 यानी कि 8 आ गई हमारे पास काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी।